अब हम बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, मतलब गुरु बीजाणु धानी की बात तो कर ली, अब उसके अंदर वो बीजाणु बनेंगे कैसे, वो मेगा स्पोर कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पर मेगा स्पोर फॉर्म होते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो ये प्रोसेस कहां होती है, अभी जो संरचना हम पढ़ के आए हैं बीजांड के बारे में, उस बीजांड में ये होती है। ठीक है, और हमने कहा था कि उस बीजांड में जो बीच में आप पूरी कोशिकाएं देखेंगे, जो बीच में पूरी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फिर से वापस चले अपने एक संरचना पर, तो जैसे ये है, ये अंदर की तरफ जो पूरा भाग है ये क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियस की कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में, जो कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, ओव्यूल जिसे हम बीजांड कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी युग्मक निर्माण की बात आएगी, ये आगे चल के क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। ये गुरु बीजाणु अपने आप में युग्मक नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लें। यही बात हमने दोहराई थी जब हम नर युग्मक की बात कर रहे थे कि परागकण युग्मक नहीं है, वो आगे चल के युग्मक बनाएगा। उसी तरह से जो गुरु बीजाणु यहाँ पर मेगा स्पोर फॉर्म हो जाएगा, वो युग्मक नहीं है, वो उसके अंदर युग्मक का विकास होता है। ठीक है, तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है ये कैसे होगी, मतलब कोशिका विभाजन होगा। यहाँ जब भी हम ये सारी बातें करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर क्या है, सारा का सारा कोशिका विभाजन है, बस कोशिका विभाजन की प्रकृति में अंतर है। यहाँ पर किस तरह का कोशिका विभाजन पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करने हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ या गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये होती कहाँ है प्रोसेस, अभी जैसे हमने कहा ना कि ओव्यूल के अंदर, जैसे ये बना दी हमने अंदर की बॉडी, ये आप क्या देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ बने हुए अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, नंबर ऑफ सेल्स, हजारों की संख्या में यहाँ पर कोशिकाएं बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं सघन रूप से। अभी हमने तो फिर भी यहाँ पर दूर दूर बनाई है, लेकिन ये बहुत पास पास होती हैं। तो अब इनमें से क्या है कि कोई एक कोशिका आगे बढ़ती है और विकास करती है, साइज में ग्रोथ कर जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मतलब उसको पोषण मिलेगा, आसपास की कोशिकाओं से पोषण खींच लेती है और वो और अपने आप को ग्रो करती है, बढ़ाती जाती है साइज में। और यही कोशिका आगे चल के क्या कहलाती है, MMC मेगा स्पोर मदर सेल, या आप क्या कह सकते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। एक ऐसी कोशिका जो आगे चलकर गुरु बीजाणु निर्मित करती है या मेगा स्पोर निर्मित करती है, क्या कहलाती है, मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब क्या होगा कि ये गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, इसके अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोशिका है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है वो कोशिका। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, कैसी है ये, अभी 2n डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी तक इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं लेकिन कि इसके अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के फॉर्म में होता है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित हो गई हैं। अब मियोसिस सेकंड होगा तो फिर से वो डिवाइड हो जाएंगी, वो दो कोशिकाएं, और कितनी बनाएंगी, वो बनाएंगी 4 कोशिकाएं निर्मित यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, फीमेल के केस में या मादा के केस में, मादा की जो मतलब यहाँ पर बीजाणु निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक विशिष्ट स्थिति होती है। इन चारों कोशिकाओं में से चारों ही आगे विकास नहीं करेंगी, इनमें से सिर्फ एक कोशिका विकास करती है। जो नीचे वाली कोशिका आप देख रहे हैं, ये सबसे नीचे वाली कोशिका, ये आगे चलकर क्या करेगी, विकास करेगी। तो अब बाकी कोशिकाओं का क्या होगा, बाकी कोशिकाएं आप ऊपर देख रहे हैं कैप के फॉर्म में जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ब्लैक स्ट्रक्चर, जो काली संरचनाएं आप देख रहे हैं ना, ये वो तीनों कोशिकाएं हैं जो कि अब डिग्रेड हो चुकी हैं, जो अब अपघटित हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन जाते जाते ये क्या करती हैं, अपना निशान छोड़ जाती हैं।
तीनों की तीनों कोशिकाएं, और ऊपर कैसे कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रह जाती हैं। अब यहाँ पर एक कोशिका रह गई है, और कैसी है इसकी कंडीशन, स्मॉल n, मतलब हैप्लॉइड है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है। अब ये कोशिका क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, मतलब नॉर्मल सेल डिवीजन करेगी, सामान्य कोशिका विभाजन, जिसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, जहां पर सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और यहां पर ये कोशिकाएं कैसे विभाजित होंगी, केंद्रकीय रूप से विभाजित होंगी। यहां पर अभी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। तो आप जैसे देखें, पहली जो कोशिका है, पहला जो केंद्रक, इसने कितने बनाए, 2 केंद्रक बनाए, 2 केंद्रकों में फिर से विभाजन हुआ और ये इन्होंने बनाए 4 केंद्रक, 4 में और ज्यादा विभाजन हुआ और ये बनाते हैं 8 केंद्रक। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये चार का जो ग्रुप बना है ना केंद्रकों का, अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये 8 केंद्रक बन गए हैं। जैसे कि अगर यहां पर हम इसको शो करें, ठीक है, एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रकीय विभाजन चल रहा है और 8 केंद्रक निर्मित हो गए हैं। तो इनमें से 4 केंद्रक 2 अलग पोजीशन पर जाकर जम जाते हैं। आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल पर, मतलब उत्तरी ध्रुव पर, और एक होता है साउथ पोल पर या दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन जब हम बात करेंगे बीजांड के बारे में, जैसा कि हमने अभी बात की थी, हम क्या कहते हैं यहां पर, हम कहते हैं कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, बीजांड द्वार वाला सिरा है, माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस, और हम इसे क्या कहते हैं, चैलेजल एंड। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे वो किसके टर्म में करेंगे, चैलेजा और माइक्रोपाइलर एंड के टर्म में आप हमेशा बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये केंद्रक निर्मित हो गए हैं। अब इनमें एक और चीज होती है, एक और विशिष्ट चीज होती, जो यहां पर एक केंद्रक है, ये नीचे की तरफ जाएगा इसमें से, और नीचे वाले ग्रुप में से एक केंद्रक ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में जाके जम जाएंगे। जो सबसे सेंट्रल पोजीशन होती है किसी भी वृत्त की, जो सबसे सेंट्रल पोजीशन होती है, जहां मतलब केंद्र होता है, वहां पर जाकर ये जम जाएंगी। ठीक है, और इनको अलग नाम दिया जाता है। अब हमने देखा है कि 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 नीचे है, और 2 पहुंच गई हैं केंद्र में, या कह सकते हैं कि ये केंद्रक हैं जो अलग अलग जगह पर जम गए हैं। एक बिल्कुल केंद्र में पहुंच गया है, एक पहुंच गया है 3 केंद्रकों का ग्रुप चैलेजल एंड पर, और 3 का ग्रुप पहुंच गया है माइक्रोपाइलर एंड पर। अब ये बनाते हैं अलग अलग तरह की कोशिकाएं। अभी तक क्या था कि इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं था या कोशिका झिल्ली का निर्माण नहीं था। अब यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी और सारी की सारी सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भ्रूण कोश। जिसके अंदर ये सारी कोशिकाएं बनी हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, भ्रूण कोश कहलाती है। यहां आप उसे इजीली देख सकते हैं। ये बाहर से पूरा क्या है, भ्रूण कोश है। अंदर की तरफ जो एक एंड है, जैसे हम चैलेजल एंड कहते हैं, यहां पर 3 कोशिकाएं हैं। जो नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर 3 कोशिकाएं हैं, और बीच में जो केंद्रीय सतह है, वहां पर भी 2 कोशिकाएं आपको दिखेंगी, या केंद्रक हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाली कोशिकाएं होती हैं, यहां पर कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली का निर्माण जनरली नहीं होता है स्टार्टिंग स्टेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, फिर से रिवाइज करें इस पूरे पॉइंट को कि होता क्या है। ओव्यूल के अंदर जो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं निभाग, तो बहुत सारी वहां पर कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका आगे चलकर ज्यादा वृद्धि कर लेती है और पोषण ग्रहण करके अपने आप के आकार में वृद्धि करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका में आगे चलकर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और जिसके कारण 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इन 4 कोशिकाओं में से सिर्फ एक कोशिका ऐसी होगी जो आगे चलकर डेवलप हो पाएगी और भ्रूण कोश बना पाएगी। बाकी 3 कोशिकाएं डिग्रेड हो जाती हैं, मतलब अपघटित हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो एक कोशिका बची, इसके अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होंगे, और जब तक ये 8 केंद्रकों का निर्माण नहीं कर लेगी, तब तक ये कोशिका विभाजन चलता रहेगा। 8 केंद्रकों के निर्माण के बाद
3 केंद्रक ऊपर की तरफ, 3 केंद्रक नीचे की तरफ और 2 बच जाते हैं बीच की तरफ। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। ये भ्रूणकोश वो संरचना है जिसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो बीजांड है, बीजांड में भ्रूणकोश सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये आगे चलकर मादा युग्मक को जन्म देगा। और हम देखेंगे कि ये किस तरह से मादा युग्मक को जन्म देता है और हम क्यों कहते हैं कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन होता है, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम आगे चलकर देखें कि जो मादा युग्मकोद्भिद है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। जिस तरह से हमने क्या कहा था, हमने कहा पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा था, परागकण को हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था। गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होता है या जिसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, युग्मकोद्भिद। तो परागकण के अंदर युग्मक बनते थे तो वो नर युग्मकोद्भिद था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं काय के बारे में, हम बात कर रहे हैं यहां पर एम्ब्रियो सैक के बारे में या भ्रूणकोश के बारे में। इस भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। और इसे एक और नाम दिया जा सकता है गुरु बीजाणु, जैसे जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ये आगे चलकर पूरा डेवलप जब हो जाएगा तो क्या बनाएगा, मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। देखो ये वही संरचना है जिसके बारे में हमने बात की थी और हमने कहा था कि 8 कोशिकाएं हैं। तो 3 आप यहां पर ऊपर की तरफ देख पा रहे हो जिसे लिखा गया है चैलेजल एंड, 3 आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो ये कोशिकाएं जिसको लिखा गया है माइक्रोपाइलर एंड, और 2 आप कहां देख पा रहे हो, केंद्रकीय स्थिति में या बिल्कुल जो सेंट्रल पोजीशन होती है वहां पर, ठीक है। तो इस भ्रूणकोश की कोशिकाओं को स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक जो कि सबसे नीचे की तरफ है, एक जो सबसे ऊपर की तरफ है और एक जो बीच की तरफ है। अब इनके अलग अलग नाम है। ऐसी कोशिकाएं जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर है, मतलब नीचे की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड मतलब बीजांड द्वार वाले भाग पर है जो कोशिकाएं, वो क्या कहलाती हैं, अंड उपकरण कहलाती हैं या एग एपरेटस कहलाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इन 3 कोशिकाओं में से ही एक कोशिका होती है जो आगे चलकर डेवलप होती है एज अ फीमेल गैमीट या जो आगे चलकर मादा युग्मक के तौर पर विकसित होती है। तो इस अंड कोशिका में 3 कोशिकाएं हैं। अब लेकिन इसका और आगे विभाजन किया जा सकता है। इन 3 में से एक कोशिका होती है अंड कोशिका और बाकी जो 2 कोशिकाएं बचती हैं वो क्या कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं या इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। अब अगर यहां पर हम देखें या हम खुद का ही एक डायग्राम क्रिएट कर लें तो नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, तो भित्ति से लगी हुई जो नीचे वाली 2 कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, सिनर्जिड कहलाती हैं या सहायक कोशिकाएं। सहायक मतलब ये अंड कोशिका को पोषण देने का काम करेंगी और जो पोलन ट्यूब डेवलप होती हुई आ रही है, पराग नलिका जिसके अंदर मादा नर युग्मक है, वो यहां से एंटर करते हैं और ये उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है कि भाई ये है आगे चलकर एग, तुम्हें यहां जाकर निषेचन करना है, ये है अंड कोशिका, कहीं रास्ते में भटक मत जाना। तो ये सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं, पराग नलिका को रास्ता देती हैं, सही रास्ता देती हैं जहां से वो निषेचन कर सके, ठीक है। तो ये हो गई नीचे अंड उपकरण की बात, जहां पर एक है अंड कोशिका, ये आगे चलकर क्या बनाएगी, मादा युग्मक बनाएगी, बाकी 2 नीचे बची सहायक कोशिकाएं जिनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। ये सारी की सारी कोशिकाएं काय से ढकी होती हैं, कोशिका भित्ति से ढकी हुई होती है। और यहाँ पर आप स्पेशल स्ट्रक्चर देख सकते हो फिलीफॉर्म एपरेटस के फॉर्म में जिनको लिखा गया है। फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ नहीं ऐसे जालीकार संरचनाएं हैं और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पर होता है, सहायक कोशिकाओं के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, तो ऐसी कोशिकाएं जो कि चैलेजल एंड पर होती हैं या सिंपली क्या कहें ऊपर की तरफ जो आप कोशिकाएं देख रहे हैं वो क्या है, एंटीपोडल सेल्स है या इनको हम क्या कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। तो ये भी संख्या में 3 होती हैं,
ठीक है। और ये चैलेजा वाले पार्ट में मतलब निभागीय भाग में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इनके काम की तरफ नजर डालें तो इनका काम क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये आगे चलकर भ्रूणपोष को पोषण देने का काम करती हैं या भ्रूणपोष के विकास में काम आती हैं। भ्रूणपोष क्या होता है, एंडोस्पर्म जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वो कहलाता है भ्रूणपोष, ठीक है। तो उसके विकास में ये सहायता करती हैं एंटीपोडल सेल। फिर इसके बाद केंद्रीय कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिकाएं क्या होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में बच गई ये कोशिकाएं, दो कोशिकाएं, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहलाती हैं। ये आगे चलकर जुड़ जाती हैं, बाद में हम बात करेंगे कि जुड़कर क्या बनाती हैं और क्या है। सबसे मेन जो इसका काम है, अगर हम इसके काम की तरफ देखें तो ये वही कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर भ्रूणपोष बनाती हैं, मतलब एंडोस्पर्म जिसकी अभी हमने चर्चा की, एक ऐसा पार्ट जो भ्रूण को विकास होने में सहायता देता है, ठीक है, या भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इस भ्रूणपोष के विकास में कौन हेल्प करता है, एंटीपोडल्स हेल्प करते हैं। तो तीन तरह की कोशिकाएं आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड पर जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, सिनर्जिड्स और एग कहते हैं सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका। इनमें से एक बनाती है मादा युग्मक, दो उसको पोषण देती है। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ पोलर न्यूक्लियाई हैं दो जो आगे चलकर भ्रूणपोष बनाते हैं और भ्रूण को पोषण देते हैं। और सबसे ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पर तीन कोशिकाएं हैं जिन्हें एंटीपोडल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं आगे चलकर किसे पोषण देती हैं, भ्रूणपोष को खुद ये पोषण देती हैं या भ्रूणपोष के विकास में सहायता करती हैं। तो इस तरह से ये पूरी फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात है या फीमेल स्ट्रक्चर का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह की संरचनाएं वहां पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, किसका क्या काम है और किस तरह से ये विकसित होती हैं।